आंवलापुर नाम का एक गांव था। गांव का नाम जितना विचित्र था, वहाँ के लोग भी उतने ही विचित्र थे। सभी अपने अपने खेतों में हल चलाकर अपना घर चलाया करते थे। एक दिन शंकर राम मारुति राव के साथ खेत में जा रहे थे। अरे बात तो बहुत अच्छी है। हमारे गांव में 2 वक्त की रोटी कमाकर सब ऐसे ही सुख शांति से रहते हैं। जी सही कहा आपने। अच्छी जिंदगी के लिए बस 2 वक्त की रोटी और अच्छे कपड़े चाहिए, बस। दोनों चलते चलते गांव के सबसे पुराने प्रधान वसंत राव के खेत में पहुंच गए, जो खेत बहुत पहले से ही बंजर पड़ी हुई थी। पर वहाँ पर बिजुका पहले से ही खड़ा था, जिसे देखकर पहले तो दोनों डर गए। अरे बाप रे, ये पुतला तो ऐसा लगा जैसे हमारी बातें सुन रहा हो। पर बंजर जमीन पर ये कर क्या रहा है? हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। हम उस पुतले को खेत से उठाकर पास ही के एक मंदिर में रख देते हैं। इस पुतले को यही रख दो और घर चलो। आज का दिन ये पुतला यहाँ वहाँ करने में ही बर्बाद हो गया। लेकिन एक काम तो अच्छा हुआ कि मंदिर में जो कोई भी आएगा इस पुतले को देखकर डर जाएगा। दोनों अपने घर जाकर खाना खाकर सो गए। उसी रात मारुति राव ने ख्वाब में देखा। क्या कर रहे हो मारुति? तुम इतने बड़े हो गए। बचपन में मैंने तुम्हें बहुत नहलाया, तुम्हारी माँ की तरह। मैंने बचपन में बहुत प्यार किया है। अरे ये सब क्या हो रहा है? तुम कौन हो? मेरा नाम कैसे जानते हो? फिक्र मत करो मारुति, धीरे धीरे तुम्हें सब याद आ जाएगा। अचानक मारुति राव की घबराते हुए आंख खुल गई। उसको इस हालत में देखकर उसकी बीवी कंचन पूरी तरह से चौंक गई। क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सर्दी का मौसम है और आपके जिस्म से इतने पसीने आ रहे हैं। मैंने एक अजीब सा सपना देखा कंचन। कैसा ख्वाब? और उस सपने में मुझसे एक पुतला बात कर रहा था। और सबसे बड़ी अजीब बात यह है कंचन कि वो मेरा नाम भी जानता था। आप भी ना कभी कभी बिल्कुल बच्चों वाली बातें करते हैं। अरे ख्वाब तो ख्वाब होते हैं। ख्वाब में तो आप कुछ भी देख सकते हैं। ख्वाब में आप इस देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, मगर सच्चाई में तो इस गांव के मुखिया तक नहीं बन सकते। सो जाइए अब। उस पूरी रात मारुति राव को नींद नहीं आई। वो रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। सुबह के वक्त शंकर राव जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा। क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए ऐसे क्यों हो? जरा बाहर आइए, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे ऐसी क्या बात हो गई भाई? तुम घर पर नहीं आ सकते? बात ही कुछ ऐसी है। मारुति राव बाहर चला गया। मारुति राव ने देखा शंकर राव बहुत घबराया हुआ था। जल्दी बताओ, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। कहीं तुम्हारी बीवी और मुन्ना की तबीयत तो खराब नहीं हो गई? अरे उन दोनों की तबीयत बिल्कुल सही है, लेकिन अब जो मैं बात आपको बताने वाला हूँ उसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको पता है कल हम दोनों ने वसंत राव प्रधान के खेत से जिस बिजुके को उठाकर मंदिर में रखा था ना, वो बिजुका वहाँ से गायब है। अरे तो इसमें घबराने की क्या बात है? सुबह पुजारी जी की नजर पड़ी होगी तो उन्होंने उस बिजुके को किसी खेत में रखवा दिए होंगे या बाहर फेंक दिए होंगे। सुबह से पुजारी जी गायब हैं। सभी गांव वालों की भीड़ मंदिर के बाहर लगी हुई है और वो बिजुका भी गायब है। पुजारी जी की बीवी का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। और आप तो जानते ही हैं कि पुजारी जी हमारे गांव से बाहर कभी नहीं जाते। हमारे गांव में वर्षों से चले आई परंपरा के मुताबिक जो भी हमारे गांव के मंदिर का पुजारी बनता है उसे आजीवन मृत्यु तक इसी गांव में रहना पड़ता है। वो इस गांव की सीमा से बाहर नहीं जा सकता। अरे आप क्या करें शंकर? कहीं हमने उस बिजुके को वहाँ से उठाकर कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे मुझे तो लगता है हमें रत्ना ताई से इसके बारे में पूछना होगा। अब वही हमारी मदद कर सकती है। शंकर राव की बातें सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबराकर और गहरे ख्याल में डूब गया। हाँ, तुम सही कह रहे हो शंकर। हमें तुरंत रत्ना ताई से मिलना चाहिए। सिर्फ रत्ना ताई ही है जो इस गांव के इतिहास के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानती है। वो जरूर हमारी मदद करेंगी। रत्ना ताई आंवलापुर की बड़ी ही विचित्र होशियार औरत थी। सारे गांव में ये बात मशहूर थी कि रत्ना ताई आंवलापुर गांव के इतिहास के बारे में बहुत बड़ी ज्ञानी है। वो हर किसी से नहीं मिला करती थी। कुछ ही देर में मारुति राव और शंकर राव
रत्नाताई की झोपड़ी के बाहर पहुंच गए। तुम दोनों भाई यहाँ क्यों पहुंच गए हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैं किसी आदमी से मिलना जुलना पसंद नहीं करती? इंसानों के खराब रवैया और बर्ताव से परेशान होकर ही मैंने अपना रहने का ठिकाना इन जंगलों में बनाया है, मगर तुम यहाँ तक भी मेरा पीछा नहीं छोड़ते। रत्नाताई, आप हमारी मदद कीजिए। अब मुझसे क्या मदद मांगने आए हो मारुति राव? तुमने तो वो कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। हमने ऐसा क्या कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था? अचानक रत्नाताई दोनों को रहस्यमय अंदाज में देखती हुई बोली, तुम्हें उस बिचुके को वसंत राव की बंजर जमीन से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। तो इसमें हमने गलत क्या किया? बहुत बड़े प्रधान हुआ करते थे, उनकी जमीन बरसों से बंजर पड़ी हुई है। हमें लगा कि उन्हें उस बंजर जमीन की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने उस बिचुके को वहाँ से उठाकर मंदिर में रख दिया, ये सोचकर कि सुबह या तो हम अपने खेतों में या किसी दूसरे के खेतों में उस बिचुके को लगा देंगे तो वो किसी न किसी के काम ही आएगा। बेवकूफ आदमियों, उस बिचुके को तुम्हें वहाँ से उठाकर नहीं लाना चाहिए था। अरे इस दुनिया में कोई भी चीज किसी भी जगह बिना किसी वजह नहीं रखी जाती है। वो बिचुका अगर बसंत राव की बंजर जमीन पर रखी हुई थी तो उसकी भी एक बहुत बड़ी वजह थी। तुमने उसे जगा दिया है जिसे तुम्हें नहीं जगाना चाहिए था। अब तबाही यकीनन होगी। तुम दोनों भाई समय चक्र के जाल में ऐसे फंस जाओगे कि तुम्हारा वहाँ से निकलना नामुमकिन लगने लगेगा। आप क्या बोल रही है? हम दोनों की कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप ही हमारी मदद क्यों नहीं करती? क्योंकि तुम्हारी मदद मैं नहीं कर सकती। अब तुम दोनों की मदद मालिक ही कर सकते हैं। मैं सिर्फ मालिक से तुम दोनों के लिए और इस पूरे गांव के लिए दुआएं मांग सकती हूँ। ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हमें इतना तो बता सकती हो ना कि आखिर उस पुतले का रहस्य क्या है? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना ही जानना जरूरी है कि वसंत राव प्रधान की वो जमीन किसी जमाने में बहुत उपजाऊ थी, लेकिन देखते ही देखते वो बंजर हो गई और एक दिन वसंत राव प्रधान गांव से अचानक गायब हो गया, ठीक उसी तरह जैसे रात में वो पुजारी गायब हुआ है। मारुति राव और शंकर राव निराश होकर वहाँ से चले आए। वो दोनों वहाँ से कुछ ही दूर चले थे कि तभी उन दोनों की नजर एक घने दरख्त पर पड़ी। मुझे ऐसा लग रहा है कि उस दरख्त की मोटी टहनियों पर कोई बैठा हुआ है। वो दरख्त कितना घना है और यहाँ कोई आसपास इंसान और बंदर भी नहीं दिखाई दे रहा है। गौर से देखिए, आपको कुछ चमकता हुआ सा नहीं दिखाई दे रहा? मारुति राव उस दरख्त की टहनी को गौर से देखने लगा। अरे तुम सही कह रहे हो शंकर, चलो चलकर देखते हैं। वो दोनों दरख्त के करीब आकर खड़े हो गए कि तभी कोई उन दोनों के सामने आ गया। अचानक उसके सामने आ जाने से वो दोनों बुरी तरह से घबरा गए। उन दोनों ने देखा कि वो एक जोकर था। उन दोनों को देखकर अजीब तरह से हंसने लगा। कौन हो तुम? क्या तुम दोनों ने कभी कोई जोकर नहीं देखा? मैं वही हूँ। अरे जोकर तो हमने बहुत देखा है, लेकिन तुम्हें इस गांव में हमने कभी नहीं देखा। क्या नाम है तुम्हारा? जोकर। अरे तुमसे तुम्हारा नाम पूछा है तो सुनाई नहीं दिया क्या? मेरा नाम जोकर है और मैं कहाँ से आया हूँ इस बात का पता तुम्हें बहुत जल्द चल जाएगा। इतना कहकर वो जोकर हवा में कलाबाजी दिखाने लगा और देखते ही देखते वो कलाबाजियां दिखाता हुआ उन दोनों की आंखों के सामने से गायब हो गया। ये कौन था और हमारे गांव में जोकर कब से टहलने लगे? अरे मुझे तो लगता है कि दूर किसी गांव में कोई सर्कस वाला आया होगा और ये जोकर उसी सर्कस में काम करता होगा जो टहलते टहलते यहाँ तक आ गया। हमें इससे क्या, चलो घर चलते हैं। शंकर राव मारुति राव के घर पर चला गया, मगर उसने देखा कि उसकी बीवी और उसका बेटा मुन्ना भी मारुति राव के घर पर मौजूद थे। अपनी बीवी और बच्चे को देखकर शंकर राव बुरी तरह से चौंक गया। तभी मारुति राव की बीवी कंचन डरती हुई बोली, मैं आपका काफी वक्त से इंतजार कर रही हूँ। मैंने मुन्ना से आपको गांव में ढूंढवाया भी, लेकिन आप कहीं नहीं मिले। अरे क्या हुआ कंचन, तुम इतनी घबराई हुए क्यों हो? पता नहीं, जब आप यहाँ से चले गए तो मैं घर का काम कर रही थी और अचानक कमरे में
एक बहुत तेज धमाका हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई भूचाल आ गया है। मैंने देखा कमरा रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। मैं कमरे के पास पहुंची तो मैंने देखा कि एक बिजुका जो सफेद रंग की किरणों से चमक रहा था, वो मेरी ही ओर देख रहा था। अपनी बीवी कंचन की बात सुनकर मारुति राव बुरी तरह से घबरा गया और डरे हुए अंदाज में शंकर राव की ओर देखने लगा। अरे भाई, ये सब मैं क्या देख रहा हूँ? पहले हमने उस बिजुके को उठाकर मंदिर में रख दिया, वो बिजुका मंदिर से गायब हो गया और साथ में पुजारी भी। कहीं ये वही बिजुका तो नहीं? अरे नहीं नहीं, ये वो बिजुका नहीं हो सकता, क्योंकि कंचन बता रही है कि ये बिजुका सफेद रंग की किरणों से चमक रहा है। खेत वाला बिजुका तो बहुत साधारण बिजुका था। जो भी हो, हमें अंदर जाकर देखना तो पड़ेगा ना। इतना कहकर वो दोनों डरते डरते कमरे के अंदर चले गए, मगर सामने का मंजर देखकर उन दोनों की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। उन्होंने देखा कि उनके सामने एक हीरे का बिजुका खड़ा हुआ था, जिसमें बहुत कीमती और मूल्यवान हीरे चमक रहे थे। तभी उन दोनों की आंखों के सामने एक अजीब सी घटना हुई। वो बिजुका उन दोनों की ओर देखकर हंसते हुए बोला, मेरे शरीर पर लगे हुए हीरो को निकालने की गलती कभी मत करना, नहीं तो तुम दोनों की मौत निश्चित है। बिजुके को बोलता हुआ देख मारुति राव और शंकर राव दोनों बुरी तरह से घबरा गए। कौन हो तुम? कौन हो तुम? भला बिजुका कैसे बोल सकता है? मैं कोई साधारण बिजुका नहीं हूँ। अगर तुम दोनों मेरी बात मानोगे तो मैं तुम दोनों की मदद कर सकता हूँ। क्या मतलब? कैसी मदद? मैं तुम दोनों को धनवान बना सकता हूँ, इतना जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन हम दोनों तुम्हारी बात पर यकीन कैसे करें? जब तक तुम हमें अपने बारे में नहीं बताओगे, तब तक हम तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। हाँ बराबर, तुम्हारा क्या भरोसा? कहीं तुम भूत प्रेत पिशाच हो गए तो हमारा तो बर्बाद हो जाएगा। मैं भूत प्रेत पिशाच इनमें से कोई भी नहीं हूँ। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। शंकर राव बहुत गहरे ख्याल में डूबते हुए डरते डरते उस बिजुके की ओर देखकर बोला, अरे कहीं तुम वही बिजुका तो नहीं हो जिसे हम वसंत राव प्रधान के खेत से उठाकर मंदिर के अंदर ले गए थे? शंकर राव की बात सुनकर वो बिजुका अजीब से अंदाज में मुस्कुराने लगा।